चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 2 में रहता है जो है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर ऑप्टिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहोगे या फिर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहोगे या फिर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करना चाहोगे। क्या चीज़ें हैं जो एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक स्टार्टर को ध्यान में रखनी चाहिए जब भी वो कोई अपना बिजनेस सॉर्ट करता है। सबसे पहले आपको होता है फंड्स का रिक्वायरमेंट, लेस है, मॉडरेट है या हाई है। देखो कुछ काम ऐसे होते हैं जो कम पैसों से स्टार्ट किए जा सकते हैं। आपको सिंपल सा एक प्रोविजन स्टोर ओपन करना है या आपको कॉस्मेटिक का स्टोर ओपन करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। मॉडरेट फाइनेंसिंग जहाँ पे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे मेडिकल शॉप का बिजनेस है, ठीक है। हाई में पैसा ही बहुत ज़्यादा चाहिए, लाइक सर पैसा बहुत ज़्यादा क्यों चाहिए, बिकॉज हमारा काम ही हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जिसमें एक नंबर ऑफ स्टेप्स, सिंक्रोनाइज स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि वो सारा का सारा काम करते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द डायरेक्ट फैक्टर दैट इफेक्ट्स द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। If you are opting such a business that is requiring a high capital flow, then you have to opt cooperative society form either or a partnership firm or a company form of business organization. Another one is liability. पहले तो आपको पता है ये मीनिंग लाइबिलिटी का क्या होता है कि अप टू हाउ मच एक्सटेंट यू कैन बी मेड लाइबल टू पे ऑल ऑफ योर डेब्ट। अगर आप पे कर्जा चढ़ गया है तो आप कितने कर्जे तक के लिए लाइबल हो। क्या ऐसा तो नहीं 5 लाख से बिजनेस शुरू किया था, कर्जा 8 लाख का हो गया, तो उस केस में क्या 3 लाख रुपए आप अपनी घर की प्रॉपर्टी से दोगे। तो आपको बताया था मैंने पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना भी कर्जा आपका बाहर का होता है आपको सारा का सारा पे करना है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जब बात करते थे तो वहाँ पर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी और जो को पर्सनर्स होते थे यानी कि जो अदर मेंबर्स होते थे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट बीइंग होल्डेड बाय देम। ओके, तो लाइबिलिटी भी आपकी एक फैक्टर होती है, आपको पता चलता है कि आप किस तरीके से पे करोगे, कि आपके पर्सनल एसेट्स अटैच हो सकते हैं या नहीं। तो लाइबिलिटी इज अनदर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड वन इज फॉर्मेलिटीज। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैंडेटरी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट एज वेल एज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और एनी स्टेट लॉ। तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ भी हैं और आपको एक प्रोसीजरल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो बताते हैं आपको कि आपकी कंपनी या फिर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरीके से लीगली एंटर हो जाएगी। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बात करोगे तो वहाँ पर कोई ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ नहीं हैं। कुछ आपको 1-2 परमिशंस चाहिए होती हैं रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू डू इन द मार्केट। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहले तो फंड्स कैसा चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इसको बोल सकते हो। अनदर वन इज लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, फॉर्मेलिटीज, ठीक है। अनदर वन इज कंटिन्यूटी। अब आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कंटिन्यूटी फैक्टर बहुत वल्नरेबल है। सपोज अगर मैं अकेले अपनी शॉप रन करता हूँ और मैं शॉप क्लोज करके घर आ रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड आई गॉट डेड, मैं मर गया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, मेरा बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर पर्सन हु इज गोइंग टू कैरी ऑन माय बिजनेस इन माय ओन वे। मैं तो अपने बिजनेस को खुद करता था, सारा प्रॉफिट खुद लेता था, रिस्क अकेले बेयर करता था, कैपिटल भी मैंने अपनी लगा रखी थी। तो कंटिन्यूटी क्या है। अब यही बात अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कंपनीज़ में करोगे तो कंपनी के लिए तो वो प्रोवर्ब भी बोलते हैं, पीपल में गो पीपल में कम बट कंपनी गोज एंड ऑन फॉर एवर। तो एक मेंबर के आने या जाने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी का तो काम है करना, तो वो कंपनी अपना काम अपने आप ही करती रहती है। तो कंटिन्यूटी फैक्टर एक ऐसा है, अगर आप अपने बिजनेस को लंबा चलाना चाहते हो तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह ऑप्ट मत करो। फिर आपके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज टैक्स लाइबिलिटी। आपको पता है इनकम टैक्स लगता है, कंपनीज पर भी टैक्स लगता है, कंपनी जो डिविडेंड देती हैं उस पर भी टैक्स लगता है। मतलब सर हमको ये भी चेक करना है कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमको टैक्स बेनिफिट्स ज़्यादा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बात कर दूँ, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। कंपनी में इंडियन कंपनीज़ का जो डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट है, इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। मतलब सर
इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप इन्वेस्टर बनो। हमारे यहाँ 4% लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यूएसए में वो जो रेशियो होता है वो चला जाता है एबव 50%। अब किसी कंट्री में इतना अवेयरनेस नहीं है अभी कि हमारे यहाँ सिर्फ 4%, 140 करोड़ के आसपास की आबादी, और हमारे यहाँ अभी सिर्फ क्या 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। अपने अपने रीजन्स हैं, सब कह सकते हैं कि सर हमारे पास इनकम नहीं होती, या कोई कह सकता है कि सर हमको नॉलेज नहीं है, कोई कहता है कि सर हमको पता ही नहीं है ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या है कि आप जो भी इनकम अर्न करोगे किसी भी सेलेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करके, उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो आपको एक प्लानिंग ये भी करनी है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको टैक्स कम से कम पे करना पड़ेगा। अनदर वन इज मैनेजरियल नीड्स। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में तो कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत होती नहीं है। आप कोई एक सिलेक्शन चेक, एक सेगमेंट चुन लेते हो और क्या होता है आप उसी पर अपना बिजनेस करते रहते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन रिक्वायर्ड हाईली क्वालिफाइड मैनेजरियल पर्सनल्स टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का कोई भी एमडी होता है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। He or she must be acquainted with some specialized level of knowledge regarding finance, planning, management, and other related aspects that are concerned very useful for forming a company or for managing the affairs of a company. तो मैनेजरियल नीड्स का आपको किस तरीके का लेवल चाहिए। अब आपकी पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे आप एक आईआईएम को नहीं बिठाओगे, आईआईएम फिनांस को बिठाओगे, वो तो कहेगा मेरे को 2 लाख सैलरी, तो अब आप प्रॉफिट ही कमा पाते हो 80,000 रुपये, तो आपका तो कॉस्ट ही चला जाएगा, बिल्कुल कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी कंसीडर्ड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो अपने डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे क्या करते हैं, बता देते हैं कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करेगी और उनको बताने का करने का प्रोसेस क्या होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, उनके भी पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनरशिप में, हालांकि वो मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि आप अपनी सहूलियत के लिए उसको बना सकते हो, फॉर योर कन्वीनियंस। इसके अलावा अगर बात करो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी होती है जो सारे के सारे डिसीजंस को सुपरवाइज करती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करो तो सोल प्रोवाइडरशिप बेचारा सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करता है, बिकॉज उसका मन होगा तो वो अपना डिसीजन रिवोक भी कर सकता है, पर आप नहीं कर सकते रिवोक। अगर आपको कंपनी के केस में कोई भी मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में चेंज लाना है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है अगर बात करोगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन अगर आप बात करोगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर आप बात करोगे जॉइंट हिंदू फैमिली, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके का डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। और जब मैंने आपको कंपनी का पढ़ाया था तो कंपनी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑलिगार्चिक मैनेजमेंट। जो कंपनी दिखती है वो होती ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर को और कंपनी के यही नहीं पता होता कि इन विच इस पर्टिकुलर स्टेट द रजिस्टर्ड ऑफिस दिस पर्टिकुलर कंपनी सिचुएटेड। जिस कंपनी के हम शेयर होल्डर हैं, हमने शेयर खरीद रखे हैं, उसका रियलिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये बात पता ही नहीं होती। मतलब जो हमको दिखाया जा रहा है वो है ही नहीं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो वो चीज़ थी कि सर फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। अनदर वन इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ मतलब सर स्केल ऑफ प्रोडक्शन से आप क्या कहना चाहते हो कि आपका काम कितना बड़ा। मैंने बताया ना कि मॉडरेट या लेस रिक्वायर्ड फाइनेंस बिजनेस को तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप से मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत बड़ा है, आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, आप किसी हैवी इंडस्ट्री के गुड्स में डील कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी जहाँ पे बहुत सारा आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। उस चीज़ में क्या हो सकता है, आपको कंपनी ही चाहिए होगा। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन डायरेक्ट कोरिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। As bigger will be the quantum of production, relatively your selection may vary. Another one is need of secrecy. आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोल लो, और सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर सीक्रेसी है। क्यों? डिसीजन लेने वाले भी सेलेक्टेड लोग, सोल प्रोप्राइटर तो अकेला ही है, जो भी समझेगा अपने आप ही कर लेगा, और जो चीज़ उसको अच्छी लगेगी उसको कंटिन्यू करेगा, जो चीज़ उसको खराब लगेगी वो डिसकंटिन्यू कर देगा।
लास्ट वन इज लीगैलिटी। कौन सी चीज़ों को आप ले जा करके कोर्ट के सामने खड़ा कर सकते हो, कोर्ट के सामने क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ठीक है हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक काम करो आप हमारा बीच बिचाव कर दो, हमारा कॉन्सिलिएशन पैनल फॉर्म करके हमारे बीच का जो भी डिस्प्यूट है वो ख़त्म कर दो। ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई भी बिज़नेस फॉर्म करना चाहते हो। तो आपको कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे फंड्स का रिक्वायरमेंट है, पैसा कितना चाहिए होगा, एक एस्टिमेटेड फिगर है, अगर वो बहुत ज़्यादा चाहिए है तो फिर आप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूट करो जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हों। लाइबिलिटी, अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी लेना चाहते हो, तो फिर आप एक ऐसा बिजनेस ऑप्ट करो जहाँ पर आपके पर्सनल एसेट्स को अटैच ना किया जाए। फॉर्मेलिटीज़, लीगल कॉम्प्लाइंसेस किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने हैं, वो एक फैक्टर होता है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए हर वक्त के लिए कि सर अगर ऐसा होता है कि अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास बहुत नंबर ऑफ लीगल कॉम्प्लाइंसेस है। कंटिन्यूटी, ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान बिजनेस कर रहा था, ख़त्म हो गया, बिजनेस एंड हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स लाइबिलिटी, द एजुकेशनल कैपेसिटी ऑफ योर मैनेजरियल पर्सनल्स, अप टू व्हाट एक्सटेंट योर डिसीजन कैन बी मेड फ्लेक्सिबल। चेंज, अल्ट्रेशन कब तक किया जा सकता है, कहाँ तक किया जा सकता है, कितने बड़े लेवल पे आप वर्क करना चाहते हो, आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स में हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में हो, मार्केटिंग ऑफ गुड्स में हो, प्रमोशन ऑफ गुड्स में हो। नीड ऑफ सीक्रेसी, आपका कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो आपको फार्मूला आपका लीक होने का डर है। और लास्ट वन इज लीगैलिटी। लीगैलिटी, इसके अलावा आपकी बुक में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे फैक्टर्स आप बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो वो मैंने पहले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस कर ही लिए थे। कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, प्लांट लेआउट, टैक्सेशन बेनिफिट्स, मैनेजरियल नीड्स, तो वो चीज़ें मैं आपको पहले चैप्टर में देख चुका हूँ, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये चैप्टर डील करता है आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मतलब बॉडी ऑफ बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर डूइंग द बिजनेस। चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कर सकते हो, जिसमें एक मैं अभी एक एक करके लेता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, रिवाइज करा देता हूँ पूरा एक ही वीडियो में। सबसे पहले आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, तो बिजनेस दैट हैज़ बीन कैरिड ऑन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल एंड enjoying the profit alone and bears the risk alone। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी इजी फॉर्मेशन, वेरी इजी शट डाउन, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यही इसका डिसएडवांटेज भी है कि इन केस आपके बिजनेस लॉस कैपिटल को एक्सीड कर गए तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने तो 5 लाख का बिजनेस किया था और हम 5 लाख रुपए ही का ही लॉस पे करेंगे, नहीं। अगर इन दैट केस यू आर ऑप्ट इनकरिंग अ लॉस ऑफ 7 लाख तो 2 लाख आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर के आओ, ठीक है। अलोन रिस्क वेयर एंड सोल प्रॉफिट एंजॉयबल, तो ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजंस, अकेला इंसान है तो उसको कोई कन्फ्लिक्ट करने वाला है नहीं, कोई इंटरवेंशन करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? क्विक डिसीजंस लेगा। एलोन प्रॉफिट एंजॉयर, आप अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ सीक्रेसी, आपकी सीक्रेसी बरकरार रहेगी, है ना। और कस्टमर लॉयल्टी अटेनमेंट, मतलब आप अपना बिजनेस करके कस्टमर्स के मन में एक लॉयल्टी बिठा सकते हो कि आई एम ए गुड पर्सन। सर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे, हाँ थे, जैसे कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, आप अकेले नहीं हो सकता कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो। मे बी लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, मैंने बोला अकेला इंसान है, भगवान ना करे कल को कुछ ट्रेजेडी हो जाता है तो उसका बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ है। फियर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, आप अकेले बिजनेस करने आ रहे हो, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है और आप क्या करोगे, वहाँ पर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, वीडियोस में गो थ्रू होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या था? सर एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर हेड मेंबर ऑफ द हिंदू फैमिली इज नोन एज कर्ता एंड ऑल अदर मेंबर्स आर नोन एज को पर्सनर्स। मिताक्षरा और दया भागा दो
इंस्टीट्यूट हैं जो इसको गवर्न करते हैं, मिताक्षरा और दया भागा। तो मिताक्षरा दया भागा के अकॉर्डिंग एक काम करता है आपका वेस्ट बंगाल और आसाम में, और वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के सब जगह है आपका मिताक्षरा एंड दया भागा, यही दो इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इजी फॉर्मेशन होता है, एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, कर्ता होल्ड्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, और एक हार्मोनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स है, मतलब जो भी लोग होते हैं आपस में काम करते हैं। अच्छा, इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं? इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, और मेंबर्स हैविंग द लिमिटेड लाइबिलिटी, एंसेस्ट्रल फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो दे एंजॉयज द गुडविल, समटाइम्स दे ऑल्सो हेल्प्स फॉर अटेनमेंट ऑफ स्टेट पैट्रोनेज। कभी कभी होता है कि आपके फैमिली बिजनेस को आपके यहाँ की गवर्नमेंट असिस्ट करती है। अगर आप नेगेटिविटीज़ की बात करोगे तो नेगेटिविटीज़ में है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कभी कभी जो करता होता है वो आउटडेटेड सोच का होता है, वो आपकी सोच से इत्तेफाक ही नहीं रखना चाहेगा, जो आप कहोगे वो कह देगा गलत है, तो वो चीज़ हो गई। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, और समटाइम कर्ता सफर्स मोर, कर्ता सफर्स मोर बिकॉज कभी कभी होता है मेंबर्स कर्ता से खिंचा जाते हैं और वो क्या करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिससे उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की गुडविल इफेक्ट हो जाती है, और गुडविल एक बार इफेक्टेड हो गई तो क्या हो सकता है, फिर कर्ता का बेचारे का शेयर तो होता है अनलिमिटेड, तो वो तो क्या करेगा, पैसा देगा सारा का सारा, और आप लोग क्या करोगे, आप लोग तो उतने ही शेयर के लिए लायबल हो जितने शेयर के लिए आप प्रॉफिट होल्ड करते हो। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट थे। इसके बाद अब बात कर लो पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons join together with mutual consent agrees on doing a business by introducing their respective capitals and shares profit and losses as per agreement। पार्टनरशिप के भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मॉडरेट फॉर्मेशन है, मोर कैपिटल आती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ओके, एक रिटन एग्रीमेंट हो सकता है ना, और एनी पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल और एनी द वन, या तो सारे पार्टनर वर्क करते हैं, सारे पार्टनर्स के व्याप पे कोई एक पार्टनर आपका वर्क करता है। आप बात करो इसके एडवांटेजेस की, तो हार्मोनाइज्ड बिजनेस है, इजी फॉर्मेशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, और इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द बिजनेस। बात करो डिसएडवांटेज की, अगर डिसएडवांटेज की बात करोगे तो सबसे पहला आएगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो जाते हैं, कभी कभी पार्टनर्स का जो डिसीजंस होता है वो एक दूसरे के साथ सेट नहीं बैठता, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, जो बिजनेस के लिए बहुत नेगेटिव होता है। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी रहता है, लैक ऑफ सीक्रेसी रहता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि सर वहाँ पर होता क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से आपका जो शेयर ऑफ लॉस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम अदर्स होता है। मतलब डर हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रहेगा, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट विच ऑल्सो हैविंग द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस। हु कैन नॉट बी ए पार्टनर, एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, और अगर एक माइनर पार्टनर होता है तो वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से होगा, बट ही विल बी ए पार्टनर इन ओनली प्रॉफिट्स, लॉस में वो माइनर पार्टनर नहीं होगा। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, कोई एक मर्डरर है जिसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, या फिर अनसाउंड माइंड का जो कोई भी पर्सन है वो। इसके आप बात करते थे टाइप्स ऑफ पार्टनर की, तो एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था, डिसीजंस में डेली पार्टिसिपेट करता था, और क्या करता था, डे टू डे बिजनेस करता था। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था, काम वाम उससे नहीं होता था, सोता रहता था। नॉमिनल पार्टनर क्या है, एक्टिव, नॉमिनल। इसके बाद क्या होता था, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या था कि हमारा सीक्रेट पार्टनर जो होता था वो था हमारा, जिसको सीक्रेटली हम अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। इसके बाद देखो एक्टिव, स्लीपिंग डॉर्मेंट और सीक्रेट, ये तीनों फुल फ्लैश पार्टनर बोले जाते हैं, बिकॉज ये सारे काम करते हैं। लायबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है, डे टू डे मीटिंग्स इंटरफेयर, डे टू डे मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉसेज और प्रॉफिट में शेयर मिलता है।
अब बात करो आप नॉमिनल पार्टनर, तो कोई एक ऐसा पार्टनर जिसका आप नाम यूज़ कर रहे हो, विच अलाउज हिज नेम टू बी यूज्ड, तो आप नाम यूज़ करके उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता। ये कैपिटल नहीं लेके आता, बिजनेस में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर नहीं करता, लेकिन लाइबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। इसके बाद था पार्टनर बाय एस्टॉपल, जहाँ पर कोई इंसान पार्टनर तो नहीं होता लेकिन वो अपनी हरकतों से बता देता है कि मैं पार्टनर हूँ। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं लोन दिलवाने चला गया, तो जब मैं बैंक मैनेजर से बोलूँगा हाँ मेरे बच्चे हैं, तो उनको ये लगेगा कि आदित्य सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो इट इज़ a type of partner in which a person is not a partner, but by the actions he or she is taking, he gives the impression to the counterparty that he is also the partner in that particular form of business. Partner by estoppel और partner by holding out, दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। एक अपनी हरकतों से बताता है जो है पार्टनर बाय एस्टॉपल, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जो होता है वो क्या करता है, वो अपना नाम जानबूझ के यूज करने का आपको अथॉरिटी दे देता है कि ठीक है आप कोचिंग इंस्टीट्यूट करा क्लासेस, यू कैन यूज़ माय नेम आदित्य कुमार सिंह फॉर कॉमर्स फैकल्टी, आप हमारा नाम जानबूझ के यूज़ कर लो। तो ये थे आपके पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप। स्पेसिफिक पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्पेसिफिक पार्टनरशिप में एटलीस्ट एक पार्टनर जनरल पार्टनर होगा जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, और बाद बाकी सारे पार्टनर स्पेसिफिक हो सकते हैं। रीज़न आपको वीडियो में मिलेगा जब मैंने पार्टनरशिप पढ़ाई थी। मैं अभी भी बता देता हूँ कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में सारे के सारे पार्टनर लिमिटेड पार्टनर हो जाएंगे, उस केस में आपके आउटसाइड लायबिलिटी होल्डर्स जो हैं उनको लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हमने बात की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस मेंस। मतलब कभी कभी कंज्यूमर्स बना लेते हैं मिलके, कभी कभी इंडस्ट्रियलिस्ट बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स बना लेते हैं स्मॉल, कभी कभी क्या होता है मार्केटिंग के लोग बना लेते हैं। तो वो क्या था कि कॉम्बिनेशन से बनाते हैं टू असिस्ट ईच अदर बाय एक्यूमुलेटिंग द फंड्स एंड यूटिलाइजिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। क्या होता था ये देखो, ये लीगल एंटिटी होती है, और ये लीगल एंटिटी क्यों होती है, बिकॉज अब ध्यान से सुनिएगा, लीगल एंटिटी देखिए पूरा चैप्टर में इस तरीके से नोट डाउन कर देता हूँ। एक पेज आप भी इस तरीके से बनाइएगा कि सारी चीज़ें एक ही पेज पे आ जाएं, तो देखिए अब इसकी अगर बात करो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहाँ इसकी वॉलेंटरी मेंबरशिप है, मतलब कोई भी मेंबर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपने कंपलसरी है। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, सर्विस मोटिव है। वन शेयर होल्डर वन वोट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह क्या है, तो देखो 5 स्टेट्स में तो इसके अपने लॉज हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार। बाद बाकी अगर कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो फिर आपको इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 फॉलो करना है। सर इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, हाँ जी बिल्कुल एडवांटेजेस हैं। हेल्पिंग ईच अदर, अवॉइडिंग एक्सप्लॉयटेशन, गिविंग फेयर गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, वॉलेंटरी मेंबरशिप है। सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टेट पैट्रोनेज और मिलता है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि समटाइम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, फियर ऑफ आंसरेबिलिटी रहता है। वैसे तो कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक होता है, बट इन एक्चुअल केस जो मैनेजिंग कमेटी होती है, वैसे फॉर्मेशन में 4 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और सेक्रेटरी। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो भी कमेटी फॉर्म कर देते हैं वही सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन करती है। तो वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मैनेजियल कहते हैं ना कि लिमिटेड मैनेजियल कैपेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। आपकी जैसे भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी आपके पास रिसोर्सेज भी उसी तरीके के होंगे, और सम टाइम क्या होता है कि एंटी सोसाइटी काम हो जाता है। जैसे आपने लक्ष्मी चिट फंड, या आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा शारदा चिट फंड का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी थी।
आज हम लोग ये BC वगैरह का काम करते हैं, जहाँ पर हम लोग पैसा बना करके डालते हैं और एक ग्रुप का कोई भी मेंबर उठा के वो BC इन कैश कर लेता है। तो ये सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं सहकारिता। फिर थी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात, तो इंडिया में 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती हैं। सबसे पहले थी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पे छोटे छोटे कंज्यूमर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर से बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद लाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है उनको, और जो प्राइस अल्टीमेट कस्टमर तक अब जा रहा था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जब खरीदते हैं तो उनको क्या होता है, वो प्राइस कम पड़ता है। ऐसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, तो यहाँ पे कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर आ गए, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो रॉ मटेरियल अकेले अकेले खरीदते थे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से, तो बड़ा महंगा पड़ता था। सबने मिलकर क्या किया, आपने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, और ग्रुप फॉर्म करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब वो जाते हैं बल्क में बल्क में रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कंज्यूमर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स बनाते थे। उसके एग्जांपल हैं आपके अपना बाज़ार, सुपरबाजार.com, ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप बात करोगे तो छोटे छोटे खादी ग्रामोद्योग के अपने अपने संगठन हैं, गुजरात वगैरह में जा कर के देखिए आप। इसके बाद होती थी हमारी मार्केटिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सारे के सारे मार्केटिंग के जो मीडिएटर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकते थे। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। कंज्यूमर्स सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। मीडिएटर जो उनसे कॉस्ट ले रहा वो, यहाँ पर क्या था, टू रिड्यूस द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स टू स्मॉल इंडस्ट्री होल्डर्स। मार्केटिंग में क्या है कि जो मार्केटिंग का आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो मीडिएटर कर रहा था अब तक, अब वो काम मीडिएटर नहीं करेगा, अब वो काम कौन करेगी, अब वो काम करेगी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद अगर आप बात करोगे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो आपको नाम भी सुनने में आ जाएगा, इफ़को, क्रिबको। इफ़को तो 250 करोड़ से ऊपर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराती है। तो ये सोसाइटीज़ क्या करती है, छोटे छोटे फार्मर्स से मिलके बनती हैं, जो अपनी ज़मीनों को मिलके बहुत बड़ा एक पार्ट क्रिएट कर लेते हैं और फिर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर फार्मिंग करते हैं। इनको बेटर क्वालिटी के सीड्स मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, टेक्निकल फार्मिंग सिखाई जाती हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, जिससे हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इन्हेंस किया जा सके, क्योंकि आपको बोला जाता है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। देन आफ्टर द 5th वन वॉज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये आपका एक्सप्लॉयटेशन बचाती है मनी लेंडर्स और कॉमर्शियल बैंक से। जहाँ से आप लोन सीक आउट करते हो तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई देना पड़ता है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं और उसमें अपनी सेविंग्स डालते हैं। वो सेविंग्स मंथली बेसिस पे हो सकती हैं, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, और वो जो फंड होता है वो अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए यूज़ करते हैं और उनसे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ क्वाइट लोअर देन एज कम्पेयर टू द कॉमर्शियल बैंक्स और द मनी लेंडर्स, सराफा होल्डर्स। तो क्यों करते थे ये, कि इसलिए करते हैं कि भाई ऐसा है, हम लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अपने लोगों की मदद करेंगे, अपने ही पैसे से लगाएंगे, और फिर उस पैसे से जो एक्स्ट्रा इनकम होती थी उसको भी हम क्या करते थे, कैपिटलाइज करके मोबिलाइज कर देते थे। यही एकमात्र ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 100 हो सकते हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो आपकी 100 नहीं क्रॉस करेगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एंड लास्ट वन वाज इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अपने मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, उनको हाउसिंग लोन के लिए असिस्ट करती है, जिससे वो अपना घर बना सकें और अपने पास रह सकें। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ मेक लीगली रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड लॉज, जहाँ पर मेंबर्स होते हैं और प्रमोटर्स उस कंपनी को फॉर्म करते थे। सबसे पहले क्या होता था, फिर मैंने आपको बताया था कि कंपनी के भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस थे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, इसके हाथ पैर नहीं है लेकिन लॉ में है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट हो सकता है, जो कि मैनेजमेंट दिखता है पर होता नहीं। एडवांटेजेस क्या थे, ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूटी बिल्कुल, परपीचुअल सक्सेशन है, मेंबर में गो मेंबर में कम, कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मैनेजरियल लैकिंग हो सकती हैं, पॉलिसीज़ कभी कभी डिस्क्रिमिनेट होने के चांसेस होते हैं। फिर आपसे मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ कंपनी, तो इंडिया में 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी क्या थी सर, ओपीसी कंपनी थी कि एक पर्सन जो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया है वो एक ओपीसी बना सकता है,
और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये था कि सर ओपीसी को 2 साल तक इनकॉर्पोरेट होने के बाद 2 साल तक ओपीसी में ही रखना है, ना तो आप पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो ना प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए और शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ओपीसी का मीनिंग याद रखना। देन आफ्टर फिर सर आपने बताया था प्राइवेट कंपनी, तो वहाँ पर कुछ 268 में दी गई प्राइवेट, 262 में है आपकी ओपीसी और 271 में है पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी की 3 या 4 5 विशेषताएं हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकती, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इन एनी केस प्रेजेंट एंड पास्ट मेंबर मिला के इसके 200 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ऑल प्राइवेट कंपनीज टू मेंशन प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ दीज नेम। सर पब्लिक कंपनी, उसके ऊपर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक को शेयर इशू करती है, एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। मिनिमम मेंबर 7 चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए 5 लाख रुपए। ये थी आपकी पब्लिक कंपनी। फिर हमने बात की थी स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। तो सबसे पहले होता है प्रमोशन, जहाँ पे प्रमोटर्स क्या करते हैं, आइडिएशन लेकर के आते हैं, सेलेक्ट करते हैं आइडिया, ऑथेंटिकेट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन में आपका क्या होता था, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट और स्टेटरी डिक्लेरेशन आप क्या करते थे, अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू फाइल करते थे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉज में आप अपने कंपनी का ऑब्जेक्टिव बता देते थे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो रजिस्ट्रार के पास जाता था, तो आप क्या करते थे, उसमें अपने सारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते थे। देन आफ्टर क्या करता था, रजिस्ट्रार क्या करता था, उसकी बैटिंग कराता था, मतलब वेरिफिकेशन कराता था। फिर लास्ट में आप क्या करते थे, अपने CACS CWA से उसका डिक्लेरेशन फाइल करवा देते थे कि ठीक है, व्हाट हैज़ बीन सबमिटेड बाय अस इज़ ट्रू एंड फेयर अप टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो वो चीज़ क्या होती थी, रजिस्ट्रार उसको चेक करता था। फिर रजिस्ट्रार आपको जा करके क्या देता था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सिन नंबर मिल जाता था, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आप क्या करते थे, वहीं से आप MC के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते थे, आइदर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके बाद स्टेजेस के बाद हमारा था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंपनी में आपको पता है 3 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इनवाइट करता है कि कंपनी के शेयर्स आप आकर के खरीदिए, कंपनी की रेपुटेशन के बारे में बताता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है, टाइप ऑफ वर्किंग के बारे में बताता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल बताता है, और ट्रेंड ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते थे, टाइमिंग्स कंपनी के क्या होंगे, आपके अटेंडेंस मैकेनिज्म कैसे होंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, मैनुअलाइज सिस्टम होगा, आपकी लीव्स किस तरीके से आपको लीव मिलेंगी, आपके मेंबर्स का रजिस्टर कैसे होगा, शेयर होल्डर्स का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाएगा, डिवेंचर ट्रस्टी के बारे में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाएगा, रजिस्टर, प्रॉक्सी, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इनके रूल्स कैसे होंगे, अपॉइंटमेंट ऑडिटर का कैसे होगा, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का कैसे होगा, ठीक है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगर होता है, अगर आपका मैनेजमेंट आपको अननेसेसरी परेशान करता है, आपका हक छीनता है, इट डिप्राइव्स योर राइट, इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सारे वो 6 क्लॉजेज जो थे बता देते थे, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, और आपका कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो वो सारे क्लॉज क्या थे, रजिस्टर्ड नेम के बारे में, जितने मेंबर्स ने बोला उनके बारे में, आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होगी उसके बारे में, आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी, आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता देते थे। इसके बाद एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द सबऑर्डिनेट टू द acts as a subordinating element to the memorandum of association, because memorandum of association is known as the charter of the company। ये चार्टर है क्योंकि इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सारे क्लॉजेज को कैसे अचीव करना है तो वो बताता था आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वो पाथ डिज़ाइन करता है कि आपके जो भी क्लॉजेज हैं आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने बताया भी था, अगर आप कोई भी चीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर करते हो तो वो आपकी बोली जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स।
मतलब इट इज़ बियॉन्ड योर पावर, इट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी टू एंटर इनटू दोज एग्रीमेंट दैट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाइल साइनिंग बाय द प्रमोटर्स। जो चीज़ आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ही नहीं की है, आप उस चीज़ पे वर्क नहीं कर सकते। अगर आपने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स का। लास्ट टॉपिक था आपका फैक्टर्स, तो इसमें लायबिलिटी था, कैपिटल रिक्वायरमेंट था, टैक्सेशन था, मैनेजरियल स्किल्स था, सीक्रेसी था, लॉयल्टी था, स्केल ऑफ प्रोडक्शन था, फ्लेक्सिबिलिटी था। ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बाद पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनी। इसके आपने स्पेशल प्रिविलेजेस प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इसके भी स्पेशल प्रिविलेजेस प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, पार्टनरशिप में प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेजेस प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी में स्पेशल प्रिविलेजेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपके चैप्टर में थी, आई थिंक वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट होता है मेरे साथ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लाइव सेशन में ज्वाइन कीजिएगा, क्वेश्चनरीज भी आपको दे दी जाएंगी, इससे रिवाइज कीजिएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय।